It's Tiriano, building bonds, building future. हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश आपका टेरियानो पर स्वागत करता हूँ। आज हमारी चर्चा का विषय होगा नई शिक्षा नीति 2020। जैसा कि आप समाचार पत्रों से और अलग-अलग स्रोतों से जानकारी ले पा रहे हैं कि सरकार ने एक नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट या मसौदा लोगों के समक्ष रखा है, टू द पब्लिक किया है। तो इस बारे में चर्चाएं होने लगी हैं, लोगों के अपने अपने मत हैं। इन सभी मतों के बीच मैंने कोशिश की है कि एक ऐसा दृश्य आपके सामने इस नई शिक्षा नीति के रूप में रखूं जिसमें आप अपने बच्चे के भविष्य को बेहतर दिशा की ओर ले जाएं और दूसरा ये समझ पाएं कि शिक्षा नीति में बदलाव और उसके परिणाम या उसके दूरगामी लक्षण आपके बच्चे के और आपके जीवन को किस तरीके से प्रभावित करेंगे। हम सभी को मालूम है कि शिक्षा का जो विस्तृत क्षेत्र जो है वो हर एक कस्बे, हर एक ग्राम में, हर एक जगह पे पहुंच चुका है। और आज के दौर में कोई भी ऐसा इंसान शिक्षा से अछूता नहीं है जिसने अपनी जो जीवन को एक नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना होता है। तो शिक्षा का जो स्तर है हमारे देश में, उसके लिए जो ढांचागत व्यवस्था है, उसकी वो ढांचागत व्यवस्था जो है वो 1986 की है। उस साल को 34 साल हो गए हैं और इन बीते 34 सालों में हमने काफी कुछ खोया भी है और काफी कुछ पाया भी है। इससे जो अभी की जो वर्तमान शिक्षा नीति है उसी के दौर में कई शिक्षण संस्थानों ने अपने शिक्षा का लोहा मनवाया। जो पद्धतियां हैं, जो नई नई पद्धतियां जो आज के दौर में विकसित हो चुकी हैं और एक अलग रूप में लोगों के जीवन का हिस्सा बन चुकी हैं, तो वो भी कई मतलब कि मजबूने तौर पर आप देख सकते हैं उनको। जो अभी की जो शिक्षा नीति है, मतलब वर्तमान शिक्षा नीति की बात करें तो वर्तमान शिक्षा नीति में जो करिकुलम एक्टिविटीज है, मतलब कि जो करिकुलम है शिक्षा का फ्रॉम एलिमेंट्री स्टेज टू ग्रेजुएशन, वो है 10+2+3 और देन हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में आपको एमफिल और देन पीएचडी बेस्ड ऑन नेट और अदर स्टेट लेवल रिसर्च टेस्ट्स। इसके आधार पर अभी तक आप अपनी शिक्षाओं को ग्रहण कर रहे हैं और उन शिक्षाओं को उपयोग कर पा रहे हैं। इसको रिप्लेस, इसमें बदलाव आएगी। इसमें बदलाव ये है कि जो नई शिक्षा नीति होगी उसके अंदर 3+5+3+3+4 के ढांचागत आधार पर यह शिक्षा नीति काम करेगी। 3 साल बच्चे को प्री स्कूलिंग करनी पड़ेगी। प्री स्कूलिंग चाहे बच्चा घर में करे, किसी प्राइवेट स्कूल में करे, किसी प्ले स्कूल में करे या फिर सरकारी तौर पर चिन्हित आंगनवाड़ी केंद्रों पर करे, वो 3 साल की उसको प्री स्कूलिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद आता है 5 साल। 5 साल जो होगा वो पूरी तरह से एकदम एलिमेंट्री एजुकेशन होगा। जो एलिमेंट्री एजुकेशन होगा उसमें बच्चों के सामने विकल्प होंगे। किस चीज के विकल्प होंगे? अपनी मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण करने। इसके आधार पर बच्चों को इसमें संस्कृत की भी सुविधा दी गई है, क्योंकि एक तौर से सही भी है, क्योंकि हम सांस्कृतिक तौर पर अपने आप को जीवित रखना चाहते हैं।
उसके बाद जो 3 साल आता है, मतलब क्लास 6, 7 और 8, ये पूरी तरीके से बच्चों के लिए एक दरवाजे खोलने जैसा है। मतलब अब बच्चों को क्लास 6 से ही अपने प्रिय विषय के ऊपर पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। मसलन किसी बच्चे को अगर हिंदी पसंद है और उसको वो वही पसंद है, तो वो कक्षा 6 से ही उसकी पढ़ाई एक अलग विषय के तौर पर कर सकता है और उसको वो आगे भी जारी रख सकता है। जो 6, 7 और 8, कक्षा 6, 7 और 8, इसमें जो पढ़ाइयाँ होंगी वो एनसीईआरटी के आधार पर होंगी। एनसीईआरटी ने भी कई संकेत दिए हैं कि वो भी अपनी जो करिकुलम जो भी उनकी सिलेबस है उसमें भी वो बदलाव करेंगे नई शिक्षा नीति को ध्यान में रख के। तो इन सभी विषयों को अगर हम देखें तो बच्चों के सामने विकल्प खुलेंगे। बच्चों को एक और राहत दी गई है कि अभी तक जो अलग अलग स्कूलों में अलग अलग तरीके का एग्जाम पैटर्न है उसको बिल्कुल भी एकीकृत कर दिया गया है। मतलब कि बच्चों का एग्जाम अब सेमेस्टर लेवल पे होगा। मतलब एक सेमेस्टर मतलब 6 महीने और एक साल में 2 बार एग्जाम है। मतलब 2 सेमेस्टर अगर बच्चे को कक्षा 6 को अगर पास करना है तो उसको 2 सेमेस्टर के एग्जाम देने पड़ेंगे। बोर्ड की जो परिभाषा है कि 10th की बोर्ड, 12th की बोर्ड, इसकी बिल्कुल भी परिभाषा है खत्म कर दी गई है। तो ये बच्चों के ऊपर से मानसिक बोझ तो उतारेगा ही, साथ ही साथ तो उनके पीछे का जो बस्ते का जो बोझ है उसको भी उतारेगा। तो कई मायने पर ये बच्चों के लिए काफी क्रांतिकारी साबित होने जा रहा है अगर इसको इसी रूप में लागू कर दिया जाए तो। अभी ये शिक्षा का जो मसौदा है ये कैबिनेट ने तो पास कर दिया है। आशा है कि ये संवैधानिक तौर पर भी एक कानून बन के आएगा और लोगों के जीवन को प्रभावित करेगा। बात कर रहे हैं हम नई शिक्षा व्यवस्था की, जिसमें कि हम अभी तक 3+5+3 की बात कर चुके हैं। अगला जो +3 होगा वो कक्षा 9, 10 और 11 होंगे। तो इनमें भी बच्चों को वही सारी सुविधाएं हैं, उनके सामने विकल्प के उतने ही रास्ते खुले हैं। जब इन सभी में जब हम कक्षा 9, 10 और 11 की बात करेंगे तो उसमें जो विषय हैं, जैसे कि जो विज्ञान के और जो कला के क्षेत्र के जो विषय हैं, उनको अब अलग अलग नहीं बल्कि एक ही चश्मे से देखने की कोशिश की गई है इस नई शिक्षा नीति में। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा हिंदी पढ़ रहा है और उसकी रुचि फिजिक्स में है, भौतिकी में है, तो वो भौतिकी भी पढ़ सकता है, लेकिन उसको ये मतलब कि निर्धारित करना पड़ेगा कि कौन सा वो विषय मेजर ले रहा है और कौन सा माइनर। मेजर मतलब मुख्य विषय, माइनर मतलब वैकल्पिक विषय। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। बच्चों के सामने एक और विकल्प होगा कि वो कभी भी स्वतंत्र हैं अपनी जो विषय है उनको बदलने में। तो ये एक बहुत ही क्रांतिकारी बच्चों के लिए, क्योंकि अगर कोई बच्चा मान लीजिए कि वो अपने बीते जो उनकी जो भी पीछे जो पूर्व के जो क्लास है उसके अंदर जो भी उनके जो रिजल्ट है उसमें अगर वो पाता है कि वो विज्ञान में अच्छा कर सकता है, मतलब कि मसलन कि वो अगर रसायन में अच्छा कर सकता है, रसायन शास्त्र में, और अगर उसको एक साल में पता चलता है कि मैं इसमें नहीं कर पाऊंगा, मुझे अब भौतिकी ले लेना चाहिए, तो वो भौतिकी में भी जा सकता है। इसके दो पहलू हैं। पहला तो एक तो आपको सामने है कि बच्चों के सामने विकल्पों का अंबार लगेगा। दूसरा, शिक्षकों के सामने कई चुनौतियां आने वाली हैं। ये तो बिल्कुल भी तय है कि जो शिक्षक होंगे उनको पूरी तरह से ये इस बात के लिए तैयार होना पड़ेगा कि कभी भी बच्चे उसकी कक्षा को छोड़कर किसी और की कक्षा में जा सकते हैं, या फिर शिक्षक को इस बात के लिए पूरी तरह तैयार रहेगा कि अगर वो 60 बच्चों के किसी बैच को पढ़ा रहा है तो उसको 80 के लिए भी तैयार होना पड़ेगा। तो एक चुनौती है, जब भी बदलाव आता है चुनौतियों का एक नया दौर लाता है, और चुनौती को ही पार करना ही तो किसी भी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। जब भी हम फिर इसके विषय में जब बच्चा
इन सभी +3+5+3+3 से निकल जाता है, तो उसके समक्ष अब होगा वो विकल्प 4 साल के ग्रेजुएशन का, जो कि अभी 3 साल का है। इसमें भी सेमेस्टर सिस्टम है, इसमें भी बच्चों के सामने काफी विकल्प होंगे शिक्षक मतलब कि विषयों को लेकर, विषयों के चुनाव को लेकर। जैसे ही वो ग्रेजुएशन कर लेता है, तो ग्रेजुएशन के दौरान शिक्षकों को शिक्षा की जो 4 साल का जो ग्रेजुएशन है, उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है 1 साल का, दूसरा है 2 साल का और तीसरा है 4 साल का। तो पहले भाग में अगर बच्चा अगर छोड़ देता है पहले साल के बाद, तो उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ठीक है, बेसिक सर्टिफिकेट। जो अगर बच्चा 2 साल के बाद छोड़ता है तो उसको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट, और अगर वो 4 साल पूरा करता है तो उसको तब वो डिग्री की सर्टिफिकेट उसको मिलेगी। डिग्री के बाद जो मास्टर्स करना है, मास्टर्स अभी 2 साल का, लेकिन उसको घटाकर 1 साल का कर दिया गया है। और पीएचडी में एनरोलमेंट के लिए एमफिल की आवश्यकता हटा दी गई है, जो कि अभी कई विश्वविद्यालयों में मानक तौर पर ली जाती है, जैसे कि दिल्ली विश्वविद्यालय। आपको वहाँ पर एमफिल की तैयारी करनी पड़ेगी, एमफिल की क्लासेस करने पड़ेंगे, और आपको एमफिल को जब तक आप एमफिल की डिग्री नहीं ले लेते तब तक आपको पीएचडी में एनरोलमेंट वहाँ से नहीं मिलेगा। ये कुछ विश्वविद्यालय इसका मतलब कि इस मानक का उपयोग नहीं करते। अगला, जब इस शिक्षा व्यवस्था जो बन गई नहीं, तो इस शिक्षा व्यवस्था के कई सारे आयाम हैं। इसके अंदर बच्चों को जो वोकेशनल शिक्षा है उसकी व्यवस्था की गई है, बच्चों में जो कार्यशैली का विकास हो, नई नई चीज़ें सीखें, तकनीक सीखें, और बच्चे अगर वो अपनी स्कूलिंग पूरी करते हैं तो उनके सामने कोई एक कला तो होनी चाहिए, जिसके आधार पर वो अपने आप को तकनीकी रूप से सक्षम कर सकें। तो कुल मिलाकर शिक्षा नीति में काफ़ी सारे बदलाव किए गए हैं, बेसिक बदलाव भी हैं काफ़ी सारे। इसमें मुख्य बदलाव तो एक और है कि जो मानक तय किए जाएंगे कॉलेजों के, उन सबको अब एक ही रेगुलेटरी संस्था रेगुलेट करेगी, वो होगी यूजीसी और एआईसीटीई का मर्जर, न्यू एक होगी। तो जैसे कि यूजीसी अभी नॉन टेक्निकल जितनी भी एजुकेशन है उसको रेगुलेट करती है, मॉनिटर करती है, और जो अगर एआईसीटीई है तो वो रेगुलेटरी अथॉरिटी है जितनी भी टेक्निकल एजुकेशन है इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग एंड अलाइड एजुकेशन। तो इन दोनों को मर्ज करके एक नई व्यवस्था लाने की कोशिश है। ज्ञान सुनने में अच्छा है ये, तो कोशिश मतलब कि आगे भी देखेंगे कि इसका क्या दूरगामी प्रभाव होते हैं, किस तरीके से लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं, बच्चों के भविष्य के ऊपर ये किस तरीके से अपना प्रभाव छोड़ेगा। ये तो समय का विषय है, चर्चा का विषय है, आगे इस पर और चर्चाएं होंगी। आशा है हम इससे भी जुड़ी जानकारियां आपसे साझा करेंगे और आपको इससे अवगत कराते रहेंगे समय समय पर। जो हमारे अन्य जो साथीगण हैं, जो अन्य जो एजुकेटर्स हैं, तो वो भी आपको इसके विषय में अदर्स जो क्या मतलब कि नॉलेजेस हैं वो भी प्रोवाइड करवाएंगे। इसके विषय में 2-4 महत्वपूर्ण बातें और हैं कि जो नई शिक्षा नीति है उसको लेकर काफ़ी उत्साह है लोगों में। मतलब कि अगर आप निजी तौर पर मेरी राय पूछें तो मेरी राय ये है कि शिक्षा व्यवस्था में सारी अच्छी चीज़ें रखी गई हैं, इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन जो भी शैक्षणिक पद्धति अभी वर्तमान में लागू है उसके अपने प्रो एंड कॉन्स हैं। जो जिन्होंने अभी की शिक्षा नीति से लाभ प्राप्त किया है, तो वो नई शिक्षा नीति को हो सके सपोर्ट करें, उस पर भरोसा करें। तो 2 वर्ग है हमेशा किसी भी व्यवस्था को लेकर या उसकी विश्वसनीयता को लेकर हमेशा 2 वर्ग उभरते ही हैं। तो इसमें भी 2 वर्ग हैं, जो कि एक वर्ग जो है जो कि शिक्षा नीति का विरोध कर रहा है, और दूसरा जो वर्ग है वो इसका समर्थन कर रहा है। आशा है कि आने वाले अगले अंकों में आपसे हम और भी सूचनाएं साझा कर पाएंगे। आपका हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। टेरियानो को देखते रहिए।
सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।